हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 18 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल अगेन बात करता है शांति बिल के ऊपर। 2 दिन पहले भी आपको मैंने यही आर्टिकल समझाया था, बट वो एक स्टेज में था ये बिल। लेकिन अब ये बिल पास हो गया है फ्रॉम लोकसभा, तो आपको मैं बताऊंगा इस बिल के क्या क्या मेन रेजोल्यूशन है, कौन कौन से प्रीवियस बिल्स में अमेंडमेंट लेकर के आएगा ये बिल, और इस पूरे बिल का क्या सिग्निफिकेंस होगा और किस तरीके से इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब कुछ आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है केरला ने ई ट्रक कॉरिडोर को स्टार्ट किया है NH66 पे। अब आपको मैं समझाऊंगा ये ई ट्रक कॉरिडोर का क्या सिग्निफिकेंस है, ये इसका अर्थ क्या है। फिर मैं आपको ई ट्रक के बारे में बताऊंगा, फिर इससे कनेक्टेड चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से फ्रेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। NH66 के बारे में बताऊंगा। इन सब से कनेक्टेड जैसे UPSC PYQ उठते हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने आरावली हिल्स के ऊपर जो जजमेंट दिया है, मैं यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस करूंगा आपसे। यहीं पे आपको बताऊंगा कि आरावली हिल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और जो जो चीज़ें हैं उसमें स्टेट का क्या रोल है, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। कई बार मैंने आपको माइक्रो फाइनेंस NBFCs के बारे में बताया है। इस आर्टिकल में आपको बताऊंगा माइक्रो फाइनेंस की जो लोन क्वालिटी है वो कैसी हो रही है, मतलब कुछ तो चेंज हुआ है क्वालिटी में। इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा कि वो क्वालिटी अच्छी हुई है, बेकार हुई है। फिर आपको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताऊंगा और इससे कनेक्टेड जो PYQs उठे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रो फाइनेंस एज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन इज एम्ड एट एसेट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी ऑफ द रूरल पुअर इन इंडिया। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा, लोन क्वालिटी इम्प्रोवाइज हुई है या डिग्रेड हुई है, उन सभी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे इस अच्छे से उसको यूज़ कर पाओगे कि किस तरीके से ये एंटी पॉवर्टी वैक्सीन बोली जाती है। आखिर ऐसा है क्या माइक्रो फाइनेंस में, अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप तरीके से काम करता है, कोऑपरेटिव तरीके से काम करता है, या कंप्लीट डिफरेंट तरीके से काम करता है, वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है फीफा अवार्ड्स जो डिक्लेयर किए गए हैं, साथ ही साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, ये मिसलेनियस आर्टिकल है। यहाँ पे आपको सिर्फ मैं टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगा जो कि रेलेवेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, जिसके ऊपर UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल किसके ऊपर है? शांति बिल 2025। व्हाट इज मीनिंग ऑफ शांति? इसका एस फॉर क्या होता है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर TI का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अब आपको समझ में आ चुका है ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी से कनेक्टेड बिल है 2025 का जो लाया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो आप बोलेंगे इसका मेन उद्देश्य कि जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है, इंडियन और फॉरेन दोनों को प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट इन सिविल न्यूक्लियर सेक्टर्स में। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपग्रेडेशन है, क्योंकि अभी तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इंडिया में जो न्यूक्लियर सेक्टर था उसमें सिविल पार्टिसिपेशन, चाहे वो सिविल हो, आर्मी, किसी भी सेंस का हो, वहाँ पे बिल्कुल भी इंडियन या फिर फॉरेन प्राइवेट प्लेयर्स का कोई रोल नहीं था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। इसके लिए लेजिस्लेटिव मूव लाया गया है, लोकसभा में पास कर दिया गया, अब राज्यसभा में डिस्कशन होगा इसके ऊपर। अगर मैं आपको कुछ की चेंजेस बताऊं तो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर लेजिस्लेशन को ये रिपील करता है, हटा करके ये अब शांति बिल आता है। ये प्राइवेट कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए इनेबल कर देगा न्यूक्लियर प्लांट्स। साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑपरेटर की लाइबिलिटी होती है उसको लिमिट करेगा, और फिर जो आपके सप्लायर्स का रिकोर्स क्लॉज होता है उसको हटा दिया गया है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। लास्ट आर्टिकल में मैंने आपको CLND के बारे में नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपको इस आर्टिकल में इस एक्ट के बारे में भी समझाऊंगा। लेकिन गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट पे, वो गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट करते हैं इसके पीछे रेशनल क्या है। वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना चाहते हैं, और जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, भारत के SMRs जो हैं, मतलब छोटे छोटे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं। अगर बाहर से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आएगा तो ये गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट
में अगर अच्छा खासा इंडिया में एफडीआई आएगा इस सब चीज़ों में, तो इंडिया की जो विकसित भारत की जो ऑब्जेक्टिव है, साथ ही साथ 2070 तक जो नेट ज़ीरो करने का उद्देश्य है, वो सब कुछ अलाइन होगा इन सभी ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जैसे यहाँ ऑलरेडी मैंने लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पे लायबिलिटी इंश्योरेंस की चीज़ क्या है, जो ऑपरेटर की लायबिलिटी है वो कैप कर दी गई है 3000 करोड़ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कभी ऑपरेटर से कुछ हो रहा है तो उसकी लायबिलिटी एकदम इनफाइनाइट कर दी जाती है, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक जो एग्जिस्टिंग लॉस थे उसमें इनफाइनाइट थी, मतलब अगर कुछ भी है तो आपको देखना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो जब इनफाइनाइट लाइबिलिटी थी तो इस वजह से कोई भी आता ही नहीं था इसमें। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज करना चाह रही है, सो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आएँ और आ करके अपनी हिस्सेदारी दें। अब यहाँ पे जो अपोजिशन है उनका कंसर्न क्या है, उनका कहना है भैया लाइबिलिटी कैप जो है बहुत कम है कंपेयर टू फुकुशिमा में, चेर्नोबिल में, ये सब देख रहे हो $182 बिलियन, यहाँ पे कितना दे रखे, 400 मिलियन। तो ये जो बिल है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा फेवर करता है ओवर पब्लिक इंटरेस्ट, ये कहना है ऑपोजिशन का। अब अगर मैं पॉइंट बताऊं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली कॉम्पैक्ट फैक्ट्री बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जो अप टू 300 मेगावाट प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। ये सेफ इजी टू ऑपरेट होते हैं कंपेयर टू लार्ज रिएक्टर्स। जो लार्ज रिएक्टर्स होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए बहुत ही बड़ा एरिया, कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग, एक बड़े अमाउंट में कैपिटल की ज़रूरत होती है। वहीं पे अगर देखा जाए जो स्मॉल एसएमआर होते हैं ये आसानी से असेंबल किए जा सकते हैं, इनका डिप्लॉयमेंट ईजी होता है कंपेरेटिव जो आपके बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, डेंस और रिमोट एरियाज में भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 ये क्या कहता है। ये जो सप्लायर्स हैं इनको लायबल करता है अगर इनके इक्विपमेंट से किसी भी तरीके से एक्सीडेंट होता है तो इनकी जो ऑपरेटर की लायबिलिटी होती थी वो कैप करने के लिए लाया गया। इसलिए सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज, अगर कोई भी काम हो रहा है सिविल न्यूक्लियर या सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स में कुछ हो रहा है, उसके अंदर कोई भी सप्लायर ने कोई अपना मटेरियल या कोई इक्विपमेंट किया है, उससे कोई एक्सीडेंट होता है तो ये उसके बारे में बात करता है। फिर जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है, सारी न्यूक्लियर एक्टिविटी इंडिया में गवर्न करता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल एंश्योर करता है। अब जो शांति बिल आया है इसने 1 और 2 को रिपील करके यहाँ पे ये कंप्लीट डिफरेंट एक्ट लेकर के आए हैं, जहाँ पे प्राइवेट फॉरेन पार्टिसिपेशन होगा, ऑपरेटर की लायबिलिटी लिमिट की गई है और वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, यही जब बात हो रही है किसकी, न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के बारे में। इसके पहले मैंने आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बताया था, उससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज थे वो मैंने बताए थे। ऑप्शन में क्या था अगर आप याद करोगे, IAEA को आप सिंपल नेट पे भी डालोगे सप्लीमेंट करके पीवाईक्यू तो आपको दिख जाएगा। वहां पे क्या था कि कुछ जो आपके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं आपके इसके सेफगार्ड में डाले जाते हैं IAEA के, और कुछ को नहीं डाला जाता। क्वेश्चन था क्यों नहीं डाला जाता, तो वहां पे जो ऑप्शन था वो कह रहा था कि जो कुछ कंट्रीज हैं कुछ यूरेनियम को इंपोर्ट करती हैं, कुछ डोमेस्टिक सप्लाईज यूज करती हैं, तो जो इंपोर्ट करती हैं उसको रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो अपना एक अहम रोल प्ले करती है। वहीं पे अब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है, ये मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल ग्रुप है न्यूक्लियर मटेरियल का, इक्विपमेंट्स का और जो टेक होते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है, न्यूक्लियर प्लोरिफिलेशन को रोकना, साथ ही साथ पीसफुल न्यूक्लियर ट्रेड को अलाउ करना। मेंबर कंट्रीज में 48 हैं जिसमें मेजर न्यूक्लियर एक्सपोर्टर्स गिने जाते हैं। इंडिया को NSG का वेवर 2008 में मिला था, और इससे क्या होता है, सिविल न्यूक्लियर ट्रेड विद फॉरेन सप्लायर जो होते हैं उनको अलाउ किया जाता है। अभी भी फुल टाइम मेंबर अगर नहीं भी है फिर भी इंडिया को ये सारी चीज़ें अलाउ की गई हैं एक्सेप्शनल चीज केसेस को लेके। ठीक है, अब मैं आपको पॉइंट बताऊं 2020 का क्वेश्चन क्या आ रहा है, वही सेम चीज़ है IAEA के सेफगार्ड के बारे में। तो क्या लिखा है, सम यूज इंपोर्टेड एंड सम अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। फिर यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कंट्री बिकमिंग मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इट विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक। क्या ये सही है, एब्सोल्युटली दिस इज राइट। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। क्या ऐसा है, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, देयर हैज टू बी सम वे जहां से चीज होगी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलो फिर देखिए 2008 का क्वेश्चन क्या कह रहा था, NSG हैज 24 मेंबर कंट्रीज, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अगर ये 26 में आया होता तब ये गलत हो जाता। ये क्वेश्चन 2008 का है, तो उस रेस्पेक्ट में यहाँ पे वन ओनली वाज द राइट वन। अब ये यहाँ अगर अभी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 1 और 2 सही होगा इसमें, क्योंकि कोई भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो सप्लायर ग्रुप्स हैं उनकी कंट्रीज चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट है जो आपको बेसिक भाषा में पता होना चाहिए। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है केरला में एक मॉडल डेवलप करने का प्लान हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रक का इस्तेमाल होगा NH66 का जो एक पूरा रोड है उस कॉरिडोर के बीच में। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है फ्रेट को इलेक्ट्रीफाई करना। मतलब आप जो देखते हो ना ट्रकें चलती हैं उसमें क्या होता है जनरली, उसका मेन जो यूसेज होता है फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके, मतलब डीजल का यूज़ करके वो लोग चलती हैं ट्रकें फ्रेट्स के लिए, पर्टिकुलरली जो लगेज वाली होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो केरला प्लान कर रहा है उसका सोच है कि भाई हम ना इस चीज़ को इलेक्ट्रीफाई कर दें। इससे क्या होगा कि फ्रेट का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होगी। अब ये जो किया जा रहा है ये सेंटर की एक स्कीम है जिसका नाम है PM ई ड्राइव इनिशिएटिव। ठीक है, अब इस ई ड्राइव इनिशिएटिव के अंतर्गत ये जो केरला गवर्नमेंट है एंड डेवलप करने की कोशिश करी। इसमें एजेंसीज जो इन्वॉल्व हैं KSEB, जिसका क्या है केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो कोलैबोरेट कर रही है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है, केरला के पास 3 लाख के अप्रॉक्स EV हैं, मोस्टली पैसेंजर व्हीकल्स हैं। अब उनका मेन फोकस क्या हो रहा है कि हम शिफ्ट करें EV को फ्रेट ट्रक्स के द्वारा। इसके लिए हाई कैपेसिटी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और इसमें जो रीज़न दिया गया है दैट इज़ कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जा सके, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके, साथ ही साथ फ्रेट और लॉजिस्टिक्स को एक नया फ्रंटियर देखा जा सके डीकार्बोनाइजेशन की ओवरऑल ड्राइव में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन का सपोर्ट क्या होगा वो प्लानिंग बताएंगे। कॉरिडोर बेस्ड चार्जिंग प्लानिंग कैसे होगी, ग्रिड को इंटीग्रेट कैसे करना होगा, पायलट प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन होना होगा। तो ये जो पूरा पॉइंट है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है रिन्यूएबल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। ये क्या दिखाता है, नेट जीरो वाला कॉन्सेप्ट जिसमें हम नेट जीरो एमिशन करने की बात करते हैं। PM ई ड्राइव के ऊपर है तो आपको सबसे पहले मैं NH66 का क्या है, पनवेल से कन्याकुमारी का है 1600 किलोमीटर का, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु कवर होता है। अगर आपको याद होगा 23 में ही क्वेश्चन पूछा गया है जहां पे स्ट्रेट अवे उन्होंने कहा है कि ये स्टेट्स जो हैं कवर किए जाते हैं उसमें। ठीक है, NH1 का दिया था, अलग अलग NH का एग्जाम्पल दिया गया था वहां पे। साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंस है जो कोस्टल हाईवेज हैं और जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट कही जा रही, क्योंकि ई ट्रक कॉरिडोर जो होगा वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं जो हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट हैं उनको कम करने में मददगार साबित हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं PM ई ड्राइव के बारे में तो इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, ये मतलब है ई ड्राइव का मतलब DRIVE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोट करना, एडवांस्ड EV और साथ ही साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उतना एडवांस करना। इसमें फोकस पैसेंजर EVs पे, ई बसेस और ई ट्रक्स पे। तो जो केरला है वो ई ट्रक्स वाली चीज़ों का सहारा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे कार्बन एमिशन की बात हुई है, ऑयल इंपोर्ट की बात हुई है। ठीक है, ये सारे उद्देश्य हैं जो हम कम कट करना चाहते हैं, कार्बन एमिशन को कट करना चाहते हैं और मेक इन इंडिया को हम और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात पता होगी कि ये सारी जो एनर्जी जनरेशन होता है मैक्सिमम थर्मल से हो रहा है, मतलब कोल का भी इस्तेमाल हो रहा होगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी का जब नाम आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए और कौन कौन से तरीके हैं। तो वहाँ पर आपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल सुना होगा, तो वहीं पर जो इंडिया का हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। और यहीं पे अगर आपको कुछ चैलेंजेस पता हो PM ई ड्राइव के तो अपफ्रंट जो कॉस्ट होती है ई ट्रक की वो काफ़ी ज़्यादा है। फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, ग्रिड की कैपेसिटी, बैटरी की रेंज, चार्जिंग टाइम पे कंसर्न है, स्किल्ड मैन पावर का अभी भी होना बहुत लैक में है। अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि जो यहाँ पे मैन पावर होगी वो स्किल्ड होगी या उसको कितना हम अपस्किल करना पड़ेगा ताकि वो अडेप्ट कर सकें EV के साथ। ठीक है, अगर मैं लिंक करूं PM ई ड्राइव को हाइड्रोजन फ्यूल के साथ तो आप ध्यान रखिए कि ये जो आपका PM ई ड्राइव है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई कंपीट करने के लिए नहीं है कि हाइड्रोजन अलग चल रहा है EV अलग चल रहा है। पॉइंट ये है कि जो EV है वो शॉर्ट मीडियम हॉल्स के लिए है, मतलब अभी के लिए जो तुरंत ज़रूरत है हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे आए। लेकिन जो हाइड्रोजन है ये आपका लॉन्ग हॉल, मतलब जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अगर हबी फ्रेट में देखना है तो उसमें हाइड्रोजन सेल्स या हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेंगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम कंप्लीट कार्बन एमिशन, साथ ही साथ बोलते हैं ना अभी क्या है जो EVs हैं, EVs का अगर इस्तेमाल होगा तो वो बहुत कम इस्तेमाल करेंगी किस चीज़ का, जो आपकी
कार्बन इमिशन होता है वो होगा ही नहीं उससे। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन रही होगी इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वो कहाँ से आ रही होगी, वो भी किसी न किसी तरीके फॉसिल फ्यूल एमिशन कर रही होगी। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन एक तरीके से एक लॉन्ग हॉल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे हम कोई सोर्स बैक एंड से नहीं लेकर के आ रहे हैं। जैसे ईवी के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर से ला रहे हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कार्बन एमिशन हो रहा है, तो ये चीज़ नहीं है, इस वजह से इसको लॉन्ग टर्म कहा जा रहा है। कॉमन गोल अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट का डीकार्बनाइजेशन करना कॉमन गोल है। अगर दोनों की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पॉलिसी अलाइनमेंट की बात करें तो पीएमई ड्राइव जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ अलाइन भी होता है। तो यहाँ पे मैं इंटरलिंक कर रहा हूँ अलग अलग चीज़ों को जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो सके आपके ब्रेन में। 24 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एग्जॉस्ट पाइप से जो फ्यूल सेल होती हैं क्या निकलता है, आपको पता है वाटर वेपर ही निकलता है और इसके ऊपर कई बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है। 23 में अगर देखिए क्वेश्चन इसी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में पूछा है, नन ऑफ देम यूज सी वाटर, नन ऑफ देम यूज वाटर असिस्टेड, नन ऑफ देम इज सेट अप इन अ वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। क्या ऐसा है? नहीं, ये सारी सारी चीजें गलत दिख रही है ना। तो पूछ क्या रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो नन ऑफ देम आर करेक्ट। अगर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो यहाँ पे ऑल 3 ऑप्शन सही होता क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे के सारे इनकरेक्ट हैं। अब नोटिस करिए 2015 में क्वेश्चन क्या है, फ्यूल सेल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहे हैं अगर प्योर आपका जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा एज अ फ्यूल तो फ्यूल सेल एमिट करेंगी हीट एंड वाटर, क्या ऐसा है? एब्सोल्युटली दिस इज राइट। फिर कह रहे हैं ही जो फ्यूल सेल होती है उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्डिंग पावर करने के लिए, लेकिन स्मॉल डिवाइसेस में नहीं कर सकते, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कह रहे हैं फ्यूल सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ एसी, क्या ये है? नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यूपीएससी अक्सर एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देती है जिससे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। यहाँ पे वन ओनली इज दी राइट वन। चलो अब देखिए 23 का क्वेश्चन वही ग्रीन हाइड्रोजन पे पूछा गया है। इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस, इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल टू रन व्हीकल, क्या ये सही है? तो इसमें ऑल 3 आर दी करेक्ट वन, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है, अब आपको पता है जो आरावली हिल्स है वो अलग अलग स्टेट्स के थ्रू पास होती है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो अभी तक क्या हो रहा था कि हर एक स्टेट में अपने तरीके से वो लोग क्या करते थे, माइनिंग का लाइसेंस देते थे, बोलते थे भैया हमारे स्टेट में ऐसा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सभी मुद्दे को सेटल डाउन करके एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन लेकर के आई है सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे पहली चीज़ क्या है, इस अरावली का आपको सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, उसके बाद में आपको यूनिफॉर्मिटी बताता हूँ। तो यहाँ पे इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कही जाती है, ये इकोलॉजिकल बैरियर है थार और डेजर्ट एक्सपेंशन के बीच में, ठीक है। थार डेजर्ट एक्सपेंशन के बीच का ये आपका एक प्रिवेंटिंग बैरियर कहा जाता है। जिस तरह से आपने नोटिस किया होगा साहिल रीजन क्या है, साहिल रीजन एक ट्रांजिशन जोन है जो आपका सहारा डेजर्ट है उसके, और जो यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो कंप्लीटली जो ग्रास लैंड का एरिया है अफ्रीका में, उसके बीच का जो एरिया दिखेगा वो क्या है, वो साहिल रीजन है, क्योंकि ट्रांजिशन जोन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, जो क्लाइमेट रेगुलेशन है उसको सपोर्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में मदद करता है। जो सोर्सेज ऑफ रिवर यहाँ पे चंबल, साबरमती, लूनी, ये सब क्या है, आरावली रेंजेस की ये कुछ सोर्सेज ऑफ रिवर है। चंबल को के ऊपर पता है आपको सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पे माइनिंग इम्पैक्ट क्या होता है, अगर कभी कोई स्टेट माइनिंग का लाइसेंस या लीज देते हैं तो यहाँ पे एक्सेसिव इलीगल माइनिंग होती है, उससे एयर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी हो जाता है। अब यहाँ पे पास्ट में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग बंद की थी हरियाणा में, फिर वहाँ पे कुछ नई माइनिंग जो थी वो दूसरे स्टेट्स में चालू की गई। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कुछ की रिकमेंडेशंस आई। पहली चीज क्या थी, जो की रिकमेंडेशंस दी गई थी किसके द्वारा, सीईसी के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई थी, तो उन्होंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करके क्या किया, यहाँ पे साइंटिफिक मैपिंग की जाए अरावली की, मैक्रो लेवल एनवायरमेंट का इम्पैक्ट असेसमेंट देखा जाए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज को कंप्लीट बैन कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया अरावली ऐसी हिल्स जो कि अबव 100 मीटर्स हैं, साथ ही साथ ये जो स्टेट वाइज इनकंसिस्टेंसीज प्रिवेल करती हैं,
जो लीगल लूप होल्स प्रिवेल करते हैं उन सब को रिमूव करने के इसलिए एक बोलते हैं ना, एक आखिरी कदम जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, ताकि अब एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी। अगर किसी भी स्टेट में अगर कोई हिल अबव 100 मीटर है, वहाँ पे माइनिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो वो चीज़ कंप्लीटली वॉयलेट करेगी किसको, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यहाँ पे मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग के ऊपर भी बात की गई है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे टोटल बैन नहीं है, पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलीगल माइनिंग है सैंड माफियाज की, वो चीज़ टोटल बैन की गई है, ठीक है। अब ये जो चीज़ की गई है यहाँ पे ये नहीं होने जा रहा है कि आप कंप्लीट बैन ही लगा दोगे, रेगुलेटेड कर सकते हो माइनिंग, क्योंकि वहाँ से रिसोर्स भी होते हैं तो इकोनॉमी भी इम्पैक्ट हो सकती है, ठीक है। जब ग्रीन इनिशिएटिव की बात की जाए तो आरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है उसका उद्देश्य क्या है, डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना और ग्रीन कवर को और ज़्यादा एक्सपैंड करना। अब यहाँ पे MPSM के बारे में देखोगे तो मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस चीज़ को ऑर्डर किया गया था। एंटायर आरावली रेंज जो है वो कवर होती है, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन और रेगुलेटेड माइनिंग को बैलेंस करता है ये। यहाँ पे नो माइनिंग जोन को आइडेंटिफाई किया जाता है, लिमिटेड हाईली रेगुलेटेड माइनिंग जहाँ पे सेफ है वो की जाती है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, एक्वाइफर्स रिसर्च जोन बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, ये दिखाती हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस या इकोलॉजी में बैलेंस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें उसका एक प्रॉपर रेशनल तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट क्या हो रहा है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट जो है वो भी यहाँ पे न्यूज़ में रहता है 1957 का। यहाँ पे क्या है, लाइसेंस और लीज, कभी किसी माइनिंग की बात होती है वो दी जाती है। अब ये एक बार आप प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको मैं बात करूँ, सैंड ये एक माइनर मिनरल है, कई बार मैंने आपको बताया है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है अंडर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। अगर आप नोटिस करोगे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल इन इंडिया, कह रहे हैं सैंड इज अ माइनर मिनरल, क्या ये सही है, एब्सोल्युटली दिस इज राइट। फिर कह रहे हैं भैया जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लाइसेंस दे सकती है, लेकिन जो आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सेंटर की तरफ से फॉर्म होंगे। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है, क्या ये सही है, नहीं, तो क्योंकि स्टेट के पास भी पावर है रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करने के लिए। तो यहाँ पे 1 और 3 इज दी राइट वन। चलो हम लोग बात करते हैं 2012 में सेम चीज ऐसी पूछी गई थी, क्या था, टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड। क्वेश्चन है थोरियम के ऊपर और आपका यूरेनियम के ऊपर। क्वेश्चन कह रहे हैं थोरियम इज फार मोर अबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम, क्या ये सही है, yes, on the basis of per unit mass of mineral thorium can generate more energy compared to natural आपका यूरेनियम, क्या ये सही है, अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करो, क्या ये सही हो सकता है। आप अगर ध्यान दोगे, थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू यूरेनियम, क्या ऐसा है, क्या लेस हार्मफुल वेस्ट होगा यूरेनियम से निकल के, मतलब जो थोरियम है वो लेस हार्मफुल वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो 3 जब हटेगा तो आप आसानी से 1 ऑप्शन पे आ जाओगे, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है माइक्रो फाइनेंस की लोन क्वालिटी। तो यहाँ पे जो साधन है, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, उसने अपना जो प्रॉपर तरीके से सर्वे किया तो कहा है भैया जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रोवाइज हो चुकी है, मतलब यहाँ पे डिफॉल्टिंग लोन की कम हो रही है। अब यहाँ पे जो न्यूअर लोन्स हैं उनको कहा गया इनकी क्वालिटी अच्छी है और परफॉर्म भी बेटर कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ माइक्रो फाइनेंस के बारे में, देखिए न्यूज़ मैंने आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर बता दी। अब ये मेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो ये पॉइंट, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको मेंस में नहीं यूज कर सकते हो। लाइन लिख सकते हो कि माइक्रो फाइनेंस जो लोन्स हैं वो कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ में, जीएस पेपर 3 का जो टॉपिक है वहां पे यूज कर सकते हो उसको आप। अब यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस की मीनिंग क्या है, स्मॉल लोन्स टू लो इनकम हाउस होल्ड विदाउट फॉर्मल कोलैटरल, मतलब कोलैटरल की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लो इनकम हाउस होल्ड को दिया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए प्रोवाइडर्स कौन कौन होते हैं यहाँ पे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक्स। तो आपको पता होगा माइक्रो फाइनेंस इज नॉट समथिंग विच इज लिमिटेड टू जस्ट आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इसका लोन यूज कहाँ होगा, माइक्रो एंटरप्राइजेस में, एग्रीकल्चर में, कंजम्पशन प्रोसेस में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, 2011 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, माइक्रो फाइनेंस is the provision of financial services to people of low income group. This includes both consumer and self-employed. फिर क्या है, the services rendered under microfinance is are, यहाँ पे 4 सर्विस दी गई है। तो आप ध्यान दो भैया, चारों की 4 सर्विस अलग अलग बॉडीज अगर परफॉर्म करेंगी तो क्या नहीं होगा, तो 1 2 3 4 सारे सही हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ सर्विस बैंक दे रहा होगा, कुछ सर्विस ये दे रहे होंगे, कुछ सर्विस वो, तो इसलिए यहाँ पे ओवरऑल कवरेज रहेगा, ठीक है। अब नोटिस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल केवल 1 आपको लिखना है, इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज होने जा रही है बाय द नेम डेजर्ट साइक्लोन 2।
किसके साथ? यूएई के साथ। ये सेकेंड एडिशन होगा इंडिया यूएई की जॉइंट एक्सरसाइज का, जिसका नाम क्या रखा गया है? डेजर्ट साइक्लोन 2, जो अबू धाबी में होगी। इसमें क्या होगा? इसमें जो आपकी मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट है वो जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पे फोकस किस पे रहेगा, किस तरीके से एक्सरसाइज एनहांस करेगी इंटरऑपरेबिलिटी, साथ ही साथ जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक अलग तरीके से कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करेंगे। व्हेन आई एम सेइंग अलग, दैट मीन्स कि अब हम थोड़ा सा टेक की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पे यूएवीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे टेक बेस्ड या फिर जो आज के समय वॉरफेयर डायनेमिक और चेंज हो चुका है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये क्या है? डेम्बेले और बोनमती को फीफा बेस्ट आपका अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी स्ट्रेट अवे पूछ सकती है कि भैया फीफा का जो अवार्ड है बेस्ट अवार्ड, तो वहाँ पे मेन सेक्शन में किसको मिला है? अगर आप ध्यान दोगे मेन सेक्शन में आपको उसमें नहीं डेम्बेले को मिला है लिखा हुआ है, और जो वुमेन सेक्शन है उनको आयतना बोनमती को मिला है। ठीक है, गोलकीपर भी एक बार आप यहाँ पे पढ़ लेना, हना हैम्पटन को मिला हुआ है। कोच वुमेन में सरीना विगमन को मिला है, और जो आपके मेन सेक्शन में है लुइस एनरिक को मिला हुआ है। तो आपको मेन मेन और फीमेल, जो आपका मेल फीमेल सेक्शन में बेस्ट अवार्ड मिला है फीफा का, वो पता होना, क्योंकि काफ़ी फेमस अवार्ड है, कई बार आपने सुना है, कई फेमस प्लेयर्स को मिला हुआ है। तो इस वजह से ये पॉइंट यूपीएससी कर सकते हो, जब भी करेगी तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यूपीएससी ऐसे ही फ्रेम करती है क्वेश्चंस को। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।